तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वालो स्टार्ट टू ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नॉवल के चैप्टर नंबर 353 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग बाकी सारे बंदों से बात कर रहा होता है, वहाँ पे लॉन्ग डाओजुन और साथ में जी के भी होता है, जहाँ पे सारे मेजर सवाल अपने जी के ही अपने लू फेंग से पूछ रहा होता है कि आखिर ऐसे ऐसे क्या सारी चीज़ें होती हैं। उसी के साथ लू फेंग बड़ी आसानी से उनके सारे सवालों के जवाब दे रहा था और वहाँ पे उसे ब्लड लाइन के बारे में भी समझाने लगता कि इस तरीके के ब्लड लाइन कल्टिवेशंस मौजूद होते हैं, जिसके बाद उनमें और बातें होने लगती हैं, जिसके साथ वहाँ पे और बातें होने लगती हैं। और वहाँ पर जो रेड ड्रॉप यूथ होता है वो अपने गॉड एम्पर जीके से बोलता है कि जीके मुझे कुछ पूछना था, हम लोग भी प्लान कर रहे हैं कि हम लोग भी ब्लड लाइन पार्ट पे स्विच कर लें। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार एक वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लाइन और साथ में एक हाई लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन को उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। अगर हमने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया या फिर ब्लड लाइन को सीखने की कोशिश की तो उसके बीच में डिफरेंस होता क्या है। अब यहाँ पे डार्क होली वेलम में ऐसे बहुत सारे बंदे थे जिन्होंने कि हाई लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन को रिफाइन कर रखा था, लेकिन उनके पास एबेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए थे। और बात करें इस डार्क होली वेलम में तो सिर्फ गॉड एम्पर जी के ही पूरे के पूरे इंटायर डार्क होली वेलम में जिसने कि एक वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लाइन को रिफाइन कर रखा है। इसी वजह से इस बंदे की पावर्स इतनी ज़्यादा होती है, जिसके साथ गॉड एम्पर जी के भी इन सब बातों को सुनकर क्या था कि तुम सबको एक चीज़ जानना चाहिए। वो यहाँ पे कुछ छिपाता नहीं, वो सारी चीज़ बताने लगता है कि ब्लड लाइन पाथ है उसमें दो मेजर हिडन डेंजर्स मौजूद हैं। एक तो ये है कि ब्लड लाइन विल की अपनी एक इन्फ्लुएंस होती है और दूसरा कि ब्लड लाइन की इनसाइट्स काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट हो जाती है। इससे तुम्हारे मेंटल को पॉल्यूट भी किया जा सकता है और तुम पागल भी हो सकते हो। अब सारी बातें वो सब बड़ी ही ध्यान से सुनने लगते हैं। लू फेंग भी इन बातों में थोड़ा सा इंटरेस्ट हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी ब्लड लाइन पाथ को ही चूज किए हुए था अपने डॉस के अलावा भी, जिसके साथ लू फेंग सुनने लगता है। और इसी के साथ वो बंदा कहता है कि डार्क होली वेलम में मोस्ट प्रैक्टिशनर्स हाई लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन के लिए एक्सचेंज किया करते हैं। जिसके बाद वो और कहते हैं कि कुछ तो कई सारे ब्लड लाइन्स को अपने अंदर इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन कई सारे ब्लड लाइन्स के होने की वजह से और भी अदर ब्लड लाइन्स का जन्म होना शुरू हो जाता है। सेम टू सेम लू फेंग के जैसे लू फेंग ने भी मल्टीपल ब्लड लाइन को अपने बॉडी के अंदर इंटीग्रेट किया होता है, जिसके साथ वो कहता है कि इसी कारण उनमें कन्फ्यूजन सा हो जाता है और हमें फिलहाल में एक ही ब्लड लाइन पे फोकस करनी चाहिए। इसलिए मैंने वर्ल्ड क्लास में शिफ्ट हो गया क्योंकि लो हायर लेवल के जितने भी ह्यूमन बॉडीज थे उनमें मैं मल्टीपल पढ़ा करता था, लेकिन वर्ल्ड क्लास एक सिंगल वर्ल्ड क्लास को ही आप पढ़ लो तो आपकी पावर्स इनफ हो जाएंगी और ब्रेक थ्रू करने में आप सक्षम हो जाओगे उसके अगर 70% एक्सीड कर दिए तो। जिसके साथ वो और भी बताते हैं कि अगर मैं आगे चल के एक हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म भी बन जाऊंगा फ्यूचर में तो मैं अपने इसी वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लाइन के इम्पैक्ट को अपने ऊपर रखूंगा, लेकिन जितनी ज़्यादा पावर विल पावर एक वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लाइन की होगी उतनी ही ज़्यादा आपको सोल पोल्यूशन मेमोरी पोल्यूशन होने के चांसेस होंगे और इसको हटा पाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा किसी हाई लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन की वजह से। जिसके साथ गॉड एम्पर जी के खुद को डांटते हुए कहते कि मैंने लगता है कि रॉन्ग डिसीजन बना ली, मुझे भी हाई लेवल पे रहनी चाहिए थी न कि वर्ल्ड क्लास पे मुझे जाना चाहिए था। मतलब वो भी अपने आप के बारे में सोचा था कि काश मैं रहता तो इतना झंझट ना होता। जिसके साथ वो क्या था कि परहैप्स हाई लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन ही मुझे सबसे ज़्यादा सूट करता और मैंने खुद को ओवर एस्टिमेट कर दिया। लेकिन उसी के साथ लू फेंग भी अपना सवाल पूछता कि क्या सच में मल्टीपल ब्लड लाइन्स को इंटीग्रेट करना इतना ज़्यादा बुरा होता है। तो वहाँ पे लॉन्ग डाओजुन इस बात को सुनकर कहते हैं कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो कि मल्टीपल ब्लड लाइन को इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं जो कि ब्लड लाइन को मिस्ट्रीज को काफ़ी डीपली पढ़ा करते थे, वो मल्टीपल ब्लड लाइन्स को अपने अंदर फ्यूज किया करते थे और उन सभी मल्टीपल ब्लड लाइन्स को यूज करके स्ट्रॉन्गर ब्लड लाइन को बनाया करते थे, जिससे कि उन्हें वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स अचीव हो जाती थी। लेकिन पता होना चाहिए कि ऐसे बंदे काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं और तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम ऐसे कर रहे हो तो तुम्हें उन सारे ब्लड लाइन्स को अच्छे से कॉम्प्रीहेंड करनी होगी ताकि तुम उसे आने वाले भविष्य में फ्यूज कर सको। इन बातों को सभी लोग ध्यान से सुन रहे होते हैं। उसी के साथ वो बंदा और बताता कि अगर तुम 3 ब्लड लाइन पे तीसरे प्लान पे चूज करने की कोशिश कर रहे हो कि ब्लड लाइन तुम यूज करोगे तो तुम्हें एक ब्लड लाइन में स्पेशलाइज होना ही पड़ेगा। मतलब हर एक बंदा यही करा इस चैप्टर में बहुत बकवास भरी पड़ी, इसलिए मैं
इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसके साथ गॉड एम्पर जी के लू फेंग की तरफ देखकर क्या था कि गॉड एम्पर लू फेंग, मैं करेंटली एक ब्लड लाइन पोटेंशियल्स को निकालने में काफ़ी ज़्यादा अर्जुन फेस कर पा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ गाइडेंस दे सकते हो? तो लू फेंग हंसते हुए कहता है कि जब यहाँ ब्लड लाइन की पाथ की बारी आती है तो मैं तुम दोनों से काफ़ी कम जानता हूँ। जिसको सुनकर लॉन्ग डाओ जून और साथ में गॉड एम्पर जी के गेस कर लेते कि लू फेंग थर्ड पार्ट को यूज़ कर रहा है, जो कि तीसरे इनविंसिबल रूट में जो कि फ्यूजन पाथ होता है उसको फॉलो कर रहा है, इसलिए लू फेंग को ब्लड लाइन के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है। अब यहाँ पे दो पाथ फिर से बकवास होती है तो फिर से इसको स्किप करके चलते क्योंकि फिर से वही पाथ्स के बारे में बताया जा रहा होता है। उसी के साथ हमें गॉड एम्पर जी के को दिखाया जाता है जो कि फिर से पूछता कि गॉड एम्पर लू फेंग, मैं बिलीव करता हूँ कि आप जरूर ह्यूमन ब्लड लाइन्स को स्टडी करते होंगे और उसके रिलेटेड मटेरियल्स को भी स्टडी करते हो। अगर ऐसा नहीं होता तो आखिरकार आप ह्यूमन ब्लड लाइन के पोटेंशियल्स को कैसे एग्जिबिट कर पाते हैं? अब यहाँ पे लॉन्ग डाउजन, बॉक्जी, बायान और चीजेंग बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं क्योंकि उन सबको भी कहीं ना कहीं पता था कि लू फेंग ब्लड लाइन को पढ़ता है, इसलिए वो मॉन्स्टर्स को इतनी बड़ी तादाद में खरीदा करता था। अब यहाँ पे एक इनविजिबल रियल्म से उन्हें अप्रोच मिल रहा, उन्हें समझने सीखने को मिल रहा, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसी के साथ वहां पर वो बंदा कहता है जी के कि अगर ये मैं होता तो मैं सबसे पहले ब्लड लाइन कंपैटिबल पाथ को चूज करता, उसके सीक्रेट पैटर्न्स को यूज करता, पहले उसके बॉडी को पढ़ता, मतलब लू फेंग बोल रहा है कि मैं उसके पहले बॉडी को पढ़ता, फिर जाकर उसको अपने बॉडी के साथ मिलाकर देखता कि हाँ वो मेरे साथ कंप्लेन कर रहा है या फिर नहीं, बाद में जाकर मैं उसको अपने ब्लड लाइन के साथ मर्ज करने लगता, उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करता, मैं देखता कि क्या वो मेरे बॉडी के साथ सही बैठ रही है या फिर नहीं, और तभी मैं जाकर करता। इसी के साथ फाइनली मैं अपने मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस कल्टीवेशन सिस्टम को यूज करता हूँ जो कि सिंपली वही फर्स्ट वाला फॉलो होता है, सेकंड फॉलो वही आपको पता ही है कि लू फेंग कैसे कल्टीवेट करता है, तो इन सब स्किप करता हूँ बातों को। इसके साथ गॉड एम्पर जी के और भी क्वेश्चन पूछने लगता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बकवास होती है, लेकिन इसी के साथ वो एक और क्वेश्चन बोलता है कि मैंने सुना है कि अगर किसी को केजुअल से ब्रेक थ्रू करना है तो उसे अपनी स्पिरिचुअल विल की पावर्स को भी केजुअल से ब्रेक थ्रू कराना होगा, जिससे कि वो ब्लड लाइन्स के जितने भी कह सकते हो कि ब्लड लाइन के जितने भी पावर से उनको सप्रेस कर सकता है। और वहाँ पे वो ये भी पूछता कि मेरी अभी जो पावर से जो विल पावर से वो उसको मैं कंप्लीटली ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया हूँ, उसे केजुअल से बाहर मैं निकाल ही नहीं पाया हूँ, तो क्या मैं उसको कैसे ब्रेक थ्रू का, मतलब उसके कई सारे सवाल होते हैं, मुझे भी कन्फ्यूजन हो रही है। जिसके साथ वहाँ पर वो उसे बताने लगता है, पूछने लगता कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम लोग केजुअल से ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग जीके से कहता है कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम ब्लड लाइन कल्टीवेशन पाथ को फॉलो कर रहे हो, लेकिन मैंने ये भी सुना कि अगर किसी की स्पिरिचुअल विल पावर्स केजुअल से ब्रेक थ्रू कर जाती है तो कोई भी अपने ब्लड लाइन को सप्रेस कर सकता है, ब्लड लाइन विल की पावर्स को सप्रेस कर सकता है, जिससे कि वो उसके ब्लड लाइन पोटेंशियल्स को और भी गहरे तरीके से खोज सकता है, एक्टिवेट कर सकता है। लेकिन गॉड एम्पर जी के हेल्पलेसली कहता है कि लेकिन गॉड एम्पर जी के हेल्पलेसली कहता है कि देखो मेरी स्पिरिचुअल पावर्स तो केजुअल से ब्रेक थ्रू की ही नहीं है, तो मैं कैसे कर सकता, मैं तो काफ़ी जहाँ कमज़ोर बंदा हूँ, मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता हूँ। जिसके साथ वो पूछता कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा मेथड है जिससे कि मैं अपने स्पिरिचुअल विल पावर्स को केजुअल से ब्रेक थ्रू करवा सकता हूँ और मैं अपने एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता हूँ, क्या ऐसे कोई तरीके हैं जिससे कि मैं स्पिरिचुअल विल पावर्स को टेम्पर कर सकूँ। अब लॉन्ग डाउजन इस चीज़ को देखकर बोलता है क्योंकि वो भी इस चीज़ को कर चुका है, उसने ऑलरेडी अपने विल पावर्स को ब्रेक थ्रू करवा रखा है, तो वो इसमें बोलता कि अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम्हें इम्प्रूव करना है स्पिरिचुअल विल पावर्स को, तो इसमें एक ही चीज़ मदद कर सकती वो है कि तुम्हें अपने डॉग कॉम्प्रिहेंशंस को बढ़ाना होगा, उसे इन्हांस करना होगा। जिसे सुनकर जी के कहता है कि लेकिन तो मेरी जो डॉग कॉम्प्रिहेंशन है उसे इम्प्रूव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, मैं उसको कर ही नहीं पाता हूँ। और उसके साथ वो लू फेंग की तरफ देखने लगता है, लेकिन उसके साथ लू फेंग डायरेक्टली कहता है कि क्या तुम जानते हो कि अगर हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के अंदर जितनी भी बॉडीज़ होती है, जितने भी बंदे होते हैं, उनके अंदर अपनी बॉडीज़ के साइजेस में काफ़ी ज़्यादा अंतर होती है। मतलब लू फेंग भी यहाँ पे ज्ञान देने से पीछे नहीं हटता और वो उसे बताता है कि कैसे उन सभी के अंदर भी उनकी डिफरेंट बॉडी साइजेस होती हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार वो अपने इनॉर्मस बॉडी साइजेस को कैसे कंट्रोल कर पाते, कैसे वो रख पाते हैं कि इतने बड़े बड़े बॉडीज होने के बावजूद भी वो आराम से मूव कर लेते हैं। जिसको सुनकर वो सभी मूव हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यार इंटेलिजेंस से पता था कि उन सब की बॉडीज़ कितनी ज़्यादा ही बड़ी
होती हैं। लेकिन इसी के साथ लूफेंग उन्हें एक्सप्लेन करते हुए बताता कि आखिर ऐसा ही है क्यों, क्योंकि यहाँ पे बताता है कि उनकी जाइजेंटिक बॉडी उनकी इतनी बड़ी चीज़ से इसलिए कंट्रोल कर पाती है क्योंकि उनके पास एक स्पिरिचुअल विल कॉन्शियसनेस सिस्टम होती है, जिसकी वजह से वो अपने इतने मैसिव से बॉडी को बड़ी ही आराम से कंट्रोल कर पाते हैं। उनकी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छी और एफिशिएंट होती है उनके नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। तुम लोग उनकी हाई लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन को स्टडी कर सकते हो ताकि तुम उनके बारे में समझ सको कि वो अपने बॉडीज को इतने भारी होने के बावजूद भी कैसे कंट्रोल कर पाते हैं। और स्पेसिफिकली तुम्हें स्पिरिचुअल विल कॉन्शियसनेस सिस्टम को टारगेट करके स्टडी करना चाहिए ताकि तुम अपने विल पावर्स को ब्रेक थ्रू करवा सको। अब यहाँ पे लूफेंग ने ये पाया था कि उसकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस ग्रो करने लगी थी जब वो उन सारे बॉडीज को पढ़ा करता था। इससे वो अपने स्पिरिचुअल विल पावर को भी ब्रेक थ्रू करवा सकता था। ऐसा लूफेंग को महसूस हो रहा था, उसे खुद महसूस हो रहा था कि उसकी स्पिरिचुअल विल पावर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रही है, उसकी कॉन्शियसनेस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, उसकी विल पावर्स एक ब्रेक थ्रू पे आ चुकी है। मतलब कभी भी हमें लूफेंग की विल पावर्स को कैजुअल से ब्रेक थ्रू कराते हुए दिखाया जा सकता है, जिसके साथ वहाँ पे जितने पांचों बंदे थे वो इस बात को जानकर हैरान हो जाते कि क्या हम लोग हाई लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन्स को पढ़ने से ऐसे कर सकते हैं, उनके कॉम्प्लेक्सिटी को आज़ाद करा सकते हैं। इसके साथ गॉड एम्पर जी के वहाँ पे फिर से पूछता है कि देखो मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन मुझे उनके कॉन्शियसनेस सिस्टम और साथ में उनके मिस्ट्रीज के बीच के अंतर का डिफरेंस पता ही नहीं चलता कि आखिरकार किस में पढ़ूंगा तो मुझे उनके कॉन्शियसनेस सिस्टम के बारे में पता चलेगा और किस में पढ़ूंगा तो मुझे मिस्ट्रीज के बारे में पता चलेगा। उनके सीक्रेट पैटर्न्स मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा केओटिक करते हैं, मैं तो उनको मास्टर भी नहीं कर सकता हूँ, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। ये बंदा कह सकता है कि पढ़ाई लिखाई में इसको मन नहीं लगता तो यार इसको सिर्फ हंटिंग करना ही मारपीट ही पसंद होता है। इसके साथ उनमें और भी बातें होने लगती हैं और वहाँ पे वो कहता है कि हाई लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन्स काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। लॉन्ग डाउजन भी ये कहता है कि उसने क्योंकि अपने डॉज को पढ़ा होता है, साथ में उसने ह्यूमन ब्लड लाइन को भी थोड़ी मोड़ी पढ़ रखी होती है, उसने डॉज को अच्छे से मास्टर किया था, तो वो भी कहता है कि हाई लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है और लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म वो काफ़ी ज़्यादा कैटेगराइज होती हैं, उनको पढ़ना उनमें अंदर काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्रीज होती हैं, चैप्टर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बकवास लिखी है। मैं भी इसको जल्दी जल्दी स्किप करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे भी कहीं जाना है। जिसके साथ लूफिंग भी वहाँ पे और भी बकवास करने लगता है और कहता है कि हाँ लो लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन्स उसमें से किसी के पास स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस सिस्टम नहीं होती और वही सिर्फ मिलेंगे तो हाई लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन्स में मिलेंगे, जिसको जानकर वो तीनों ऐसे डिसअपॉइंट हो जाते कि हाँ हमारे लिए तो लो लेवल ही काफ़ी थे, अब हाई लेवल के लिए हमारे पास पैसे हैं नहीं जो कि हम उसको लेकर खरीद के पढ़ सके। जिसके साथ वहाँ पे उसे और भी बताने लगता है और यहाँ पे लूफेंग उसे भाषण देते हुए कहता कि देखो कल्टिवेशन के रास्ते में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, तुम्हें उसको ध्यान से पढ़ना ही होगा, उसके मिस्ट्रीज को समझना ही होगा, तभी तुम जाके आगे बढ़ सकते हो, वरना तुम केज वर्ड से ब्रेक थ्रू करने का सपना छोड़ी तुम। इसके साथ वहाँ पे और भी बातें होने लगती है और गॉड एम्पर जी के इस बातों को समझ जाते हैं और बागजी बॉयन और चीजन को रियलाइज हो जाता कि अगर उन्हें केज वर्ड से ब्रेक थ्रू करना है तो सबसे पहले उन्हें 3 कंडीशंस में से किसी एक कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। फिर से बकवास हुई क्योंकि फिर से उन तीनों को रिपीट किया जा रहा है तो इसको मैं फिर से स्किप कर रहा हूँ। उसी के साथ लॉन्ग डाउजन लूफेंग से फिर से पूछता कि गॉड एम्पर लूफेंग मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा तरीका है कि हम किसी दूसरे डॉग को कॉम्प्रिहेंड कर सके जिसमें कि आप अच्छे हो ही ना। तो लूफिंग सरप्राइज होकर पूछता कि आखिरकार तुम उस डॉग को कॉम्प्रिहेंड करना ही क्यों चाहते हो जिसमें तुम काफ़ी ज़्यादा बुरे हो, मतलब तुम उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते तो उसको सीखने का क्या ही मतलब। जिसके साथ यहाँ पे उसे क्या आता है कि देखो छोड़ दो, अगर तुम्हें कॉम्प्रिहेंड नहीं हो रही उसमें अच्छे नहीं हो तो जाने दो ना। जैसे लूफिंग को ही देख लो, लूफिंग को यार पता था कल्टिवेशंस करते दौरान कि वो डॉ ऑफ मैटर में भी काफ़ी ज़्यादा उसकी टैलेंट डॉ ऑफ मैटर में भी है, लेकिन यहाँ पर उसने इसको छोड़ दिया था। अब डॉ ऑफ मैटर लूफिंग उस वक्त तक कल्टिवेट करता था जब वो ऑरिजिन यूनिवर्स में मौजूद था, तभी उसने वहाँ पे अपनी परफेक्ट डिवाइन बॉडीज को बना रखी थी और इसी की वजह से उसने अपनी पावर्स को बढ़ाई थी। लेकिन उसे पता था कि इन डॉज के अंदर सिर्फ डॉज ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन ही सबसे अच्छे से यूज कर सकता है, इसलिए उसने सिर्फ इन्हीं 2 डॉज को सुना, वरना वो डॉ ऑफ मैटर और बाकी सारे डॉज को भी चूज कर सकता था। लेकिन लॉन्ग डाउजन प्रेस करते हुए कहता कि क्या यहाँ पे कोई और मैटर नहीं है या फिर नहीं, हमें जानना है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन उसने काफ़ी ज़्यादा काउंटलेस प्रैक्टिशनर से पूछ रखे थे, लेकिन यार किसी ने भी नहीं उसे बता पाया कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, और वो किसी से भी अपॉर्चुनिटी छोड़ता नहीं इस सवाल को पूछने के लिए, वो लूफेंग से भी पूछ ही डालता है। जिसके साथ लूफेंग थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि देखो
यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट नहीं है डाव को कॉम्प्रीहेंड करने के लिए। अगर किसी को पाथ बनाना है तो उसी पाथ में जाओ जिसमें तुम अच्छे हो, वरना तुम्हें काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा कॉम्प्रीहेंड करने के लिए। अगर तुम उसे कॉम्प्रीहेंड अभी तक नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब एक ही है कि तुम उसको अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए उसे छोड़ना ही बेकार है। अब लॉन्ग डाउजन इस चीज़ को सुनकर स्टन हो जाता है और फिर हामी भरते हुए कहता है। अब लू फेंग स्माइल करता है और बॉग जी से कहता कि बॉग जी जाओ बाहर से 2 बंदों को बुला कर आओ। उनमें से एक बंदे का नाम यान फेंग होगा और दूसरे का नाम गॉड एम्परर थंडर होगा। अब यहाँ पे लू फेंग फाइनली अपने ओरिजिन कॉन्टिनेंट के दोस्तों को बुलाने के लिए रेडी हो जाता है। बॉग जी समझ जाता है और यहाँ पे उसने पहले ऑलरेडी पैलेस मास्टर युंग जियांग से लू फेंग के बारे में पूछ रखा था कि उसे पता चला कि लू फेंग ओरिजिन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है और उसने ऑलरेडी गॉड एम्प्रस के बारे में भी सुन रखा था थोड़ी मोड़ी, जो कि गॉड एम्परर यान फेंग और हाथ में थंडर एंचेस्टर होते हैं। इस मोमेंट पे दिखाया जाता है कि केव रेजिडेंस के बाहर लगभग 1 लाख से ज़्यादा प्रैक्टिशनर्स जमा होते हैं। वो सभी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में होते हैं, सब लोग लू फेंग से मिलना चाहते थे ताकि उससे डिस्कशंस किया जा सके। उसी की कॉर्नर में हमें यान फेंग एंचेस्टर और थंडर एंचेस्टर को दिखाया जाता है, जो कि क्योंकि डार्क होली रेलम के अंदर उनकी स्ट्रेंथ सबसे लोएस्ट मानी जाती है, नेचुरली उनकी पोजीशन सबसे कम होती है, इसलिए कोने में खड़े होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक वॉइस आती है जो कहती है यान फेंग गॉड एंचेस्टर और थंडर गॉड एम्प्रस तुम सभी को हमारे लू फेंग ने बुलाया है, जल्दी से चलो। उसी के साथ ये आवाज़ आते ही सब लोग सोचने लगते कि आखिरकार यहाँ पे कौन आएंगे। वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार ये 2 बंदे हैं कौन। वो लोग ऑलरेडी लू फेंग के 3 फॉलोअर्स के बारे में जानते थे, लेकिन यहाँ पे हमें यान फेंग एंचेस्टर और थंडर एंचेस्टर को दिखाया जाता जो कि स्टन हो जाते कि क्या वो लोग हमें बुलाए हैं, क्या उन्हें बुलाया गया, क्योंकि थंडर गॉड एम्प्रस और साथ में यहाँ थंडर गॉड एम्परर इस डार्क होली वर्ल्ड में बहुत सारे बंदों के नाम होते हैं। यहाँ पे किसी को भी बुलाया जा सकता है, लेकिन यान फेंग एंचेस्टर और थंडर एंचेस्टर का नाम एक साथ बुलाया जा रहा तो वो समझ जाते कि वो उन्हें ही बुलाया जा रहा है, जिसको देखकर वो गॉड एम्परर बॉग जी की तरफ जाते हैं। बॉग जी भी पोलाइट इस्तेमाल करते हुए कहता कि गॉड एम्परर लू फेंग ने आप दोनों को अंदर बुलाया है। अब यहाँ पे बॉग जी भी जानता था कि नेचुरली वो दोनों सेम वर्ल्ड से आते हैं तो वो उसे रिस्पेक्ट देते ही हैं। तो वहाँ पर वो दोनों कहते हैं ठीक है, जिसके साथ वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। लेकिन जैसे वो दोनों अंदर जा रहे थे तो 1 लाख प्रैक्टिशनर्स की नज़र अपने इन्हीं दोनों बंदों पे होती है कि यार ये दोनों बंदे हैं कौन, ये इतने ज़्यादा कमज़ोर है लेकिन फिर भी अपने लू फेंग इनविजिबल वर्ल्ड में होने के बावजूद इन दोनों बंदों को बुला रहे होते हैं। इसके साथ वो लोग बहुत सारी बातें करने लगते कि आखिरकार ये बंदे हैं कौन, जिसके साथ वहाँ पर वो सब बात करने लगते। उनमें से एक बंदा कहता है क्या तुमने सुना नहीं, गॉड एम्परर लू फेंग ने पर्सनली इन्वाइट किया। इसका मतलब ये कि गॉड एम्परर लू फेंग उन्हें ऑलरेडी जानते होंगे। सब लोग वहाँ बात करने लगते हैं, जिसके बाद हमें सीन चेंज कर गार्डन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यान फेंग और थंडर एंचेस्टर मैसिव से गार्डन के अंदर जाते हैं और वहाँ पर ये केव रेजिडेंस काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती, फिर से बकवास होती, जिसके साथ वो लोग अंदर जाते हैं। लू फेंग के सामने खड़े होते हैं, जहाँ पे लू फेंग खड़ा होता है और बाकी में लॉन्ग डाउजन और जी के खड़ा बैठा होता है उसके बगल में, और बाकी के 3 बंदे वो थोड़े से दूर में बैठे हुए होते हैं। इसके साथ वहाँ पर वो दोनों बंदे आकर अपने लू फेंग के सामने खड़े हो जाते हैं। लू फेंग भी उन्हें प्यार से बात करते हुए कहता है यान फेंग एंचेस्टर थंडर एंचेस्टर काफ़ी लंबा अरसा हुआ तुमसे मिले हुए। इसके साथ यान फेंग एंचेस्टर और थंडर एंचेस्टर कह सकते कि उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आने लगते क्योंकि लू फेंग अभी भी उनको एंचेस्टर कह रहा होता है। तो यहाँ पे यान फेंग एंचेस्टर से कहता है कि गॉड एम्परर लू फेंग बस मुझे यान फेंग कहा करो। इसके साथ वहाँ पर ये भी कहता है कि गॉड एम्परर लू फेंग मेरा ओरिजिनल टाइमलाइन में मेरा नाम लीटिंग हुआ करता था, इसलिए तुम मुझे प्यार से लीटिंग बुला सकते हो। थंडर एंचेस्टर अपने नाम को बोल रहा होता है, थंडर एंचेस्टर का नाम लीटिंग होता है, जिसको मैं ऑब्वियसली बात है कि थंडर एंचेस्टर या फिर कभी कभी लीटिंग ही बोल दिया करूंगा। जिसके साथ लू फेंग भी हंसने लगता है कि ठीक है। जिसके साथ वो बाकी सब बंदों को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता कि मेरा होमलैंड ओरिजिन वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसे गॉड एम्प्रस थे जो कि इमर्ज हुए थे, और उनमें से सिर्फ यही दोनों बंदे जो कि डार्क होली वर्ल्ड में आए हैं वो यान फेंग और लीटिंग हैं, और साथ में मैं भी मौजूद हूँ जो कि इस डार्क होली वर्ल्ड में आए हुए थे। जिसके साथ वहाँ पे सारे बंदे अपने गॉड एम्पर जी के गॉड एम्पर लॉन्ग डाउजन वो सभी अपने दोनों बंदों के नाम याद कर लेते हैं ताकि वो इन सबको आगे फ्यूचर आने वाले समय में अच्छे से ट्रीट कर सके। जिसके साथ वहाँ पे हमें बताया जाता कि बाकी के बंदे भी अपने इन दोनों बंदों के नाम को ढूंढना शुरू करते और सबको पता चल जाता कि आखिरकार इनके रिलेशंस लू फेंग के साथ है क्या, और सब लोग समझ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के स्ट्रेंथ कम थे लेकिन इन दोनों के बैकग्राउंड ऑर्डिनरी थे, क्योंकि यहाँ पे ये सब लू फेंग के
कंपेनियंस थे, तो इसी वजह से सबको रिस्पेक्ट देना पड़ा था। और कह सकते हो कि एक ही झटके में इन सब की पोजीशन, इन सब की पावर्स एकदम से बढ़ चुकी हैं। तो चैप्टर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग और जल्दबाजी में एक्सप्लेन कर दिया है, तो माफ़ करना, क्योंकि चैप्टर में वैसे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पे कुछ और डिस्कशन होगी, कुछ चैप्टर्स बोरिंग लगेंगी। तब तक के लिए बाय।